नमस्कार। आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण होगा। और इसको हम सब लोग चैप्टर वाइज करेंगे और 10-10 क्वेश्चन डेली करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट और सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब लोग इसको टॉपिक से ही पढ़ेंगे और पहला टॉपिक है तरंग गति। यहाँ के आप लोग देख रहे हैं, पहला टॉपिक है तरंग गति। 10 क्वेश्चन हम सब लोग डेली करेंगे। तो इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों के प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों के प्रकार हैं। तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। वैसे तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये सब तरंगें होती हैं। ये हम सब लोग जो है पढ़ेंगे, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। पहली जो होती है तरंगत के अंतर्गत वो आती है यांत्रिक तरंगें। तो यांत्रिक तरंगों के प्रकार हैं। तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और अनुदैर्ध्य तरंगों को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती, इसको जानने से पहले हम सब लोग ये जानेंगे कि यांत्रिक तरंगे क्या होती। आखिरकार यांत्रिक तरंगे कहते किसे हैं? तो यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? तो यांत्रिक तरंगे उनको कहते हैं जिनको जो है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब जिनको जो है तरंग की जो गति होती है, तरंग को गति करने के लिए, मतलब इनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब वो माध्यम कोई भी हो सकता है। कौन माध्यम हो सकता है? वो माध्यम चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। मतलब कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। बिना माध्यम के ये गति नहीं करती हैं, संचरण नहीं करती। मतलब इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तो यांत्रिक तरंगे आपको समझ में आ गया कि यांत्रिक तरंगे उन्हें कहते हैं जिनको जो है संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब आप लोग ये जान गए यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे जो है दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। और यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? जो है जिनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, कायदे से सुनिएगा, फिर हम इसको समझाएंगे। माध्यम के कण, मतलब माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। मतलब जिसमें जो है माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करें, उसको हम जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब इसको कैसे समझा जा सकता है हम बताते हैं। लंबवत कैसे? आप सब लोग सोचेंगे लंबवत कैसे, मतलब बताते हैं। ये जैसे एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। ये जो है ये रस्सी तन के पकड़ा हुआ है, पेड़ में बांध के अपने हाथों से इसे तन के पकड़ा हुआ है। अब इसको पकड़ा, अब इसको इसने जो है रस्सी को पकड़ के इसको हिलाना शुरू किया तो ये रोटेट करेगा। देखो ऐसे रस्से, ऐसे ये रस्सी जाएगी, ऐसे होगी ना। पेड़ पे बांध के कस के तन के खड़े हो और इसको जो है ऐसे रोटेट को इसको हिलाना शुरू करो तो ये ऐसे ऊपर नीचे जाएगी। अब ये लंबवत कैसे हुई? अनुप्रस्थ तरंगे भाई आपने बताया कि जैसे कि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, तो लंबवत कैसे हुई ये भी हम आपको बताते हैं। अब ये जैसे इसने रस्सी हिला, अब ये रस्सी का एक कण हो गया या भाग हो गया जो आप कहें, ये ऊपर तो जाता है, लेकिन अगर ये हिलाना बंद करे, इसको दोबारा टाइट करके पकड़े, तो ये इसका भाग यहीं आके रुकेगा, ये इसका भाग यहीं आके रुकेगा। ये इधर उधर नहीं होगा कि पता चला ये भाग यहाँ आ जाए या ये भाग यहाँ चले जाए, ये नहीं होगा। जैसे ये पार्ट है तो ये यहीं पे आके रुकेगा। ये जब भी हिलाना बंद करेगा, तन के पकड़ेगा, तो ये भाग यहीं आके रुकेगा, इधर उधर नहीं रुकेगा कि ये भाग यहाँ चला गया, ये भाग यहाँ चलेगा, ये नहीं होगा। ये भाग यहीं चला जाएगा, यहीं होगा। तो ये सीधा होगा और बेसिकली ये यहीं चला जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, लंबवत।
अब इसको एक ट्रिक से और जान सकते हो आप सब लोग, अगर ट्रिक लगाया जाए तो एक ट्रिक और है जिस ट्रिक से आप सब लोग पहचान सकते हो। एक हम ट्रिक बताते हैं। ये लड़का है, ये पेड़ है, ठीक है, ये रस्सी पकड़े हुए है और ये रस्सी हिलाना शुरू किया, ऐसे रस्सी हो गई। अब आप इसको इस ट्रिक से ये भी जान सकते हैं कि भाई लंबवत होती है। तो ये जो सिरा है, जब ये सिरा अपने सीध में यहीं आए, इसको हिलाना शुरू किया और इसने रोका और ये सिरा सीधा यहीं आए, अपनी जगह वो ना छोड़े, रोटेट ना करे। जैसे ये सिरा यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, ऊपर आ गया, लंबवत बन गया। ये जब यदि सिरा यहीं पे रहे, इधर उधर कहीं ना जाए, पता चला ये जब रोटेट कर रहा यहाँ है, बंद किया तो यहाँ आ गया, फिर लंबवत नहीं होगा। मतलब ये सिरा यहीं पे आए तो वो क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंगे। आप सब लोग ऐसे ध्यान रख सकते हो, जब वो सिरा जो है वहीं पे आए, इसका ये जो सिरा है या फिर ये सिरा है, ये यहीं पर आएगा। यदि ये रोटेट बंद करना बंद करेगा तो ये सिरा यहीं पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो आप सब लोग ऐसे जान सकते हैं, जो सिरा वहीं पे आए, इधर उधर ना जाए, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। ये सिरा यहीं पे आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अब आप सब लोगों को अनुप्रस्थ तरंगे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसका एक ये एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन जो है बेसिकली एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, वो आगे हैं क्वेश्चनों में, वो हम सब अब आपको बताएंगे। ये एक एग्जाम्पल ये भी हुआ कि जो है तनी हुई डोरी है ना, तनी हुई डोरी पकड़े तो वो क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल हुआ। जब वो सिरा वहीं पे आया है ना, लंबवत होता है, ये देखो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बना, नहीं बना, समझ गए आप। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, इसकी परिभाषा सुनिए कायदे से। जब माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं, मतलब जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं। जो माध्यम के कण हैं और तरंग की गति है जो, वो उनकी जो दोलन करते हैं वो दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं, ठीक है। तो माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, ये भाई कैसे उसी दिशा में दोलन करते हैं, ये कैसे समझेंगे, चलिए बताते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये बेसिकली एक स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। इसको हम सब लोगों ने जोर लगा, इसको क्या किया, फैला दिया, इसको खींचा तो ये स्प्रिंग ऐसे हो जाती है, ये ऐसे फैल गई, ठीक है, ये ऐसे फैल गई। अब हम सब लोग जब ये फैल गई, ठीक है, अब इसका देखो ये जो सिरा है, ठीक है, अब ये देखो हम ये खींचें, जब खींचते हैं इसकी, फिर जब इसको छोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये इधर इधर ही तो भागेगी। ये जो है, ये जो है इधर इधर ही तो भागेगी, इधर इधर ही तो भागेगी। ये जैसे ये स्प्रिंग है, इसको यदि हम छोड़ेंगे तो ये इधर इधर ही तो भागेगी, ठीक है, ये इधर इधर ही तो भागेगी और ये क्या होगी, सिकुड़ेगी, तो ये अपनी इस अवस्था में आ जाएगी। अब देखिए ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये अब ये देखिए इसकी गति, इसके माध्यम के जो कण है ना, इसके जो माध्यम के क्या है, कण है, ये तरंग की गति की दिशा में ही दोलन कर रहे हैं। अब बेसिकली इसकी ट्रिक क्या है, जैसे ऊपर वाले की हमने बताई थी, इसकी भी एक ट्रिक है। जैसे ये आपकी ओरिजिनल स्प्रिंग हुई, जो कि इसको हमने खींचा नहीं है, ये अपने शेप में है। अब इसका ये कण है, जब इसको हम खींचते हैं तो ये कण यहाँ आ गया और ये कहाँ चला गया, ये इधर यहाँ चला गया। अब इसके बीच में फैलाव हो गया इतना। तो बेसिकली इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जब ये कण जो है ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, खींचने पे जब इन कणों की पोजीशन चेंज हो जाए, जैसे ये कण यहाँ आया, ये कण यहाँ आ गया, फिर आप समझ लीजिएगा वो अनुदैर्ध्य तरंग है। और अगर ये कण यहीं पे रहे, जैसे रस्सी थी, रस्सी हम सब लोग क्या कर रहे थे, जब रस्सी ऐसे थी, अब इसको दोबारा रस्सी खींचेंगे तो ये यहीं पे आएगा, फिर ये क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंगे। और यदि इसका ये फोल्ड हो जाए, अगर हम सब लोग इसको जो है कस के खींचे, इसको
स्प्रिंग को, तो ये कण यहाँ आएगा और ये कण यहाँ आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे, जो कड़े जो जो इसका ये पार्ट है, ये क्या स्थान अपना चेंज कर देता है। ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है। जब इसको छोड़ते हैं स्प्रिंग को, तो दोबारा ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो आप सब लोग समझ गए अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अनुदैर्ध्य तरंगों में दो चीज़ पूछ लेता है। क्या होता है, पहला तो होता है संपीड़न और दूसरा होता है विरलन। ये संपीड़न और विरलन क्या है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे वही स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। इसमें संपीड़न क्या है और विरलन क्या है, कायदे से सुनिएगा। संपीड़न, सबसे पहले हम संपीड़न बताते हैं। जिस स्थान पर कण पास आ जाते हैं, जैसे इस स्थान पर कण पास आ गए और इस स्थान पर कण पास आ गए। जब कण पास आ जाते हैं, ठीक है, तो संपीड़न किसे कहते हैं, जिस स्थान पर कण पास आ जाते हैं, ठीक है, जिस स्थान पर कण पास आ जाते हैं, फिर उस स्थान पे क्या होगा, यदि कण पास आ गया तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। उसका घनत्व अधिक हो जाएगा और उसमें दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा, तो दाब भी अधिक हो जाएगा। तो जिस स्थान पर ये कण पास आ जाते हैं और घनत्व और दाब अधिक हो जाता है, उसको संपीड़न कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। विरलन इसके जस्ट अपोजिट होता है। विरलन इसके क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, संपीड़न के जस्ट अपोजिट होता है। क्या हो जाता है, जिस स्थान पर कण दूर दूर चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे दूर दूर चले गए, है ना, जिस स्थान पर कण दूर दूर चले जाते हैं और उस पर घनत्व और दाब क्या हो जाएगा, भाई पास पास आए तो घनत्व दाब जो क्या हो गया, अधिक हो गया। दूर दूर गए तो उसका जब दाब और घनत्व दोनों न्यूनतम हो जाते हैं, जिस स्थान पर कण दूर दूर हो जाते हैं और उनका दाब और घनत्व क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य, उनको जो है विरलन सॉरी बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विरलन। तो जब कण पास पास आ जाए, दाब घनत्व अधिक हो जाए, तो उसे संपीड़न कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में विरलन किसे कहते हैं, जब कण जो है जिस स्थान पर क्या हो जाए, दूर दूर चले जाएं और उनमें दाब और घनत्व न्यूनतम हो जाए, फिर उसे क्या बोलते हैं, विरलन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार के तार की तरंगे होती हैं, तो सितार के तार की तरंगे होती हैं, तो सितार के तार की तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जैसे ये सितार है कोई, जब हम सब लोग सितारे बजाते हैं तो इसमें जो वायर लगे होते हैं, इसको जब बजाते हैं ना तो तार ऊपर जाता है, फिर उसी स्थान पे नीचे आता है। आप सब लोगों ने देखा होगा सितार में, जब तार वो बजाते हैं तो जिस स्थान पर, ये ट्रिक जो हमने बताई थी कि उसको बजाए, फिर वो जैसे ये तार ऊपर गया ऐसे, और फिर जब इसको छोड़ दें तो नीचे इसी स्थान पर आता है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो जाती कि चलो बजाए तो ये ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, स्प्रिंग की तरह, वो नहीं होता। तो ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंगे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये लंबवत हो गया। लंबवत में क्या होता है, 90 डिग्री कोण बना दिया, तो ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंगे हो गया, ठीक है। आप सब लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि भूकंप और वायु में उत्पन्न तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, गैस में उत्पन्न तरंगे होती हैं। तो ये सब तरंगे क्या होती हैं भाई, वायु में और भूकंप में, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, गैस में उत्पन्न तरंगे, ये सब तरंगे क्या होती हैं। यही एग्जाम्पल जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको कायदे से समझ लेना। तो जैसे भूकंप है, या फिर स्प्रिंग है, या फिर क्या है, गैस में उत्पन्न तरंगे, ये सारी तरंगे क्या होती, अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे स्प्रिंग का, अभी स्प्रिंग का हम सब लोग एग्जाम्पल ही आपको समझाए थे, तो ये आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, जो ट्रिक हमने बताई भी थी, ठीक है। जैसे ट्रिक को, इसको हम जब ये स्प्रिंग है, इसको जब खींचते तो इस शेप में आ गया, इसका कण ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, जब इसको दोबारा छोड़े तो ये फिर ऐसे आ गया, है ना। और अनुदैर्ध्य तरंगों में एक चीज़ और बताए थे कि जहाँ पे कण जिस स्थान पर दूर दूर हो, है ना, और जहाँ पे दाब और घनत्व अधिक हो उसे विरलन कहते हैं। जहाँ पे कण पास पास हो, दाब और घनत्व क्या हो, अधिक हो, तो वहाँ क्या होता है, संपीड़न। जहाँ पे दूर दूर हो, दाब और घनत्व न्यूनतम हो, वहाँ क्या होता है, विरलन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रकार भी आ गया। अभी हम सब लोग आपको पढ़ा रहे थे कि यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। अब यांत्रिक तरंगे हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब ये गलत नहीं होगा। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, पहला,
इनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उसमें ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती थी उनको संचरण के लिए, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं आप सब लोग जानते होंगे, तो उसमें जो है कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बेसिकली ये निर्वात में भी चल सकती है, ठीक है। इनको माध्यम ठोस या द्रव या गैस इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा भी है, निर्वात में ये चल सकती है और ये प्रकाश के गति से चलती है। मतलब जो उतनी प्रकाश की स्पीड होती है वो उतनी ही इनकी स्पीड होती है। और प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है उसको भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती ना। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, अब इसको आ रहा है, इसको कौन सा माध्यम है? कोई नहीं, इसके पास कोई माध्यम है नहीं है, तो ये भी बिना माध्यम के चलता है। तो ये किस रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है। आप सब लोग ये जान गए होंगे। नेक्स्ट, अब इसके जो है अगर हम बताया जाए कि जो ये होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें बहुत सारी तरंगे होती हैं। जैसे यक्स किरणें हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, ये सब किरणें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रात्रि दृष्ट उपकरण में प्रयोग किया जाता है। रात्रि दृष्ट उपकरण जैसे टॉर्च, उससे हम रात में देखते हैं ना, तो जो रात्रि दृष्ट उपकरण है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इन सब लोगों को आप याद रखिएगा। रात्रि दृष्ट उपकरण में क्या प्रयोग होता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। अब पूछेंगे अवरक्त तरंगे क्या है? भाई अवरक्त तरंगे क्या है? तो अवरक्त तरंगे जो होती हैं, अवरक्त किरणें जो होती हैं, वो अवरक्त किरणें जो है चुंबकीय किरण का ही एक रूप है। अवरक्त तरंगे क्या है? चुंबकीय किरण का एक रूप है। और अवरक्त तरंगों की जो अवरक्त किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य किरणों से अधिक होती है। समझ गए? तो ये याद रखिएगा कि अवरक्त किरणें चुंबकीय किरण का ही एक रूप हैं, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं, तो चुंबकीय किरण ही होंगी। और इनको जो है अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य दृश्य किरणों से अधिक होती है। अब ये दृश्य किरणें कौन कौन सी आप सब लोग जानते हैं। दृश्य किरणों में 7 रंग आते हैं, बयानी, पीनाला, है ना, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, है ना, ये सब नारंगीला, ये सब आती हैं। जो पीला, नीला, लाल, बैंगनी, आसमानी, ये सब आती हैं। आप लोग ट्रिक भी जानते हैं, बयानी, पीना, ला, ये 7 रंगों से मिलकर दृश्य किरणें बनी होती। और इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है दृश्य किरणों की, ये होती है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। दृश्य किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और हमने क्या बताया कि अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य दृश्य किरणों से अधिक होती है। अब इन 7 में से एक रंग है जो लाल रंग है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो लाल रंगों के बाद आती हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। उसने क्या बोलते हैं? जो मतलब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, उसकी जो है होती है तरंग दैर्ध्य। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। और इन लाल रंग के बाद जो आती हैं उन्हें ही हम अवरक्त किरणें कहते हैं। बेसिकली ये लाल रंग के बाद ही आती है, इसीलिए इनका नाम अवरक्त किरणें भी पड़ा। ये लाल रंग के बाद ही आती है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य जो है किससे ज़्यादा होती है? दृश्य किरणों से ज़्यादा होती है। और दृश्य किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इसके जस्ट बाद ही इनका जो स्थान आता है और लाल रंग के बाद आती है, इसीलिए इसका नाम ये क्या पड़ा? अवरक्त किरणें पड़ा। समझ गए? अब ये अवरक्त किरणें जो है जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो जिनमें जो है जो गर्म होती हैं, तप्त होती हैं, उनमें उत्पन्न होता है। मतलब अवरक्त तरंगों की उत्पत्ति किससे होती है? गर्म या तप्त वस्तुओं द्वारा होती है। जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वे अवरक्त किरणें उत्पन्न करती हैं। मतलब जितनी वस्तुएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वे अवरक्त किरणें उत्पन्न करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 8वां, आंतों के रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं। आंतों के रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे, सबके बारे में, अवरक्त किरणों के बारे में बताएंगे, एक्स किरणों के बारे में बताएंगे, गामा किरणों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि अवरक्त किरणों की खोज किसने की, उसका उपयोग क्या होता है, और एक्स किरणों की खोज किसने की, उपयोग क्या होता है, गामा किरणों की खोज किसने की और इसका उपयोग क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग समझ गए कि जो है आंतों के रोग के निदान में क्या प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से स्कैन, सिटी स्कैन,
सीटी स्कैन करने में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन प्रयोग करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन करने में प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब लोग जान गए कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है किसका? और रक्त तरंगों का। ठीक है। और आंतों के रोग के निदान में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। और सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। और लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होती है। अब इसका आंसर आप सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमारे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होती हैं, कौन सी रेस प्रयुक्त होती हैं, आप सब लोग हमको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।